हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, आज की वीडियो में हिंदी व्याकरण या सामान्य हिंदी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है संधि। जिन परीक्षाओं में भी हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें एक ना एक प्रश्न ऐसा ज़रूर होता है कि उसमें बतानी पड़ती है निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, निम्नलिखित शब्द में कौन सी संधि है, संधि की पहचान करें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है संधि। अच्छे से समझना, वीडियो को प्रारंभ से अंत तक पूरा देखना। अब बात आती है, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि पूरी की पूरी हिंदी के जितने टॉपिक हैं 4 टॉपिक कवर करा चुका हूँ मैं, सारे के सारे कवर कराने हैं मेरे को। तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल जाए। और आपको पेपर पेन पेंसिल लेकर कुछ भी नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पूरे लेक्चर का PDF मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना और अपने फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में डिजिटली पढ़ लेना। इस वीडियो के एंड में एक मैंने प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूड किया है संधि से संबंधित कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, तो उनको ज़रूर लगाइएगा। 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा, अपना नीचे टिक करके आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में, वो बताना किस में से कितने सही हुए। PDF फाइल को बाद में पढ़ना, पहले वीडियो को पूरा एक बार देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि। तो देखिए क्या होती है संधि। देखिए, संधि का मतलब होता है मेल, जोड़ या मिलान। किनका? वर्णों का। देखिए, 2 वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। और संधि की देखिए ज़रूरत क्यों पड़ी? संधि की ज़रूरत पड़ी शब्द निर्माण के लिए। सबसे प्राचीन भाषा हमारी कौन सी है? संस्कृत है। तो संस्कृत में भी जितने शब्द बने वो वर्णों के मेल से बने। तो वर्णों के मेल से क्या बनती है? शब्द बनता है, और उस नए शब्द को, बने शब्द को ही बोलते हैं संधि। अब देखिए बात आती है संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? वैकल्पिक प्रश्न बनता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि बहुत सारी हैं, लेकिन जो संधि के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं, ये याद रखना। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? चलिए अब बात करते हैं। देखिए है संधि, तो कौन कौन सी संधि होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद? संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए, ये जो स्वर संधि जो होती है इसके भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। इनको इस तरह से ही बोला जा सकता है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। तो देखिए हो गया। बाकी ये व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनके कोई प्रकार या भेद नहीं होते। तो टोटल अगर देखा जाए तो 5 तो ये हो गई, 6, 7, 8, ये 8 संधि आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं संधि की। संधि की परिभाषा देखिए, 2 निकटवर्ती वर्णों के मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। या 2 वर्णों के मेल से जब नया शब्द बनता है तो उसे संधि कहते हैं। और संधि की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो शब्द निर्माण करने के लिए संधि की ज़रूरत पड़ी। तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधियाँ होती हैं 3 प्रकार की: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि के ही 5 प्रकार हैं। स्वर के साथ स्वर के मिलान को स्वर संधि कहते हैं। यह 5 प्रकार की होती है, जैसा भी डायग्राम में ऊपर मैंने समझाया। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। चलिए अब समझते हैं सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि को। ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, कभी नहीं भूलोगे और कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को पूरा देख लेना, इसके बाद PDF से 2-3 बार रिवाइज़ कर लेना। हाँ, जब कोई एग्ज़ाम में बैठो तो उससे 2 दिन पहले पढ़ लेना, कभी गलत नहीं करोगे। अब बात आती है, देखिए पहली दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि। तो इसकी ट्रिक देखिए क्या है। अब इसमें ट्रिक आपको याद रखनी है, बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा। जो संधि आएंगे, जो शब्द लिखे होंगे उसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा दीर्घ स्वर संधि में, क्योंकि दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, और लघु का मतलब छोटा। तो देखिए बड़ी मात्रा, बड़े आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और री। जैसे देखिए नदीश में कौन सी संधि? दीर्घ संधि, देखिए बड़ी मात्रा का प्रयोग। ग्रीस में दीर्घ संधि, बड़ी मात्रा का प्रयोग। विद्यालय, आलय, ये वाला आलय, बड़ी मात्रा का प्रयोग। भानुदय दीर्घ संधि, परीक्षा दीर्घ संधि, विद्यार्थी दीर्घ संधि, रामाधार, रामाधार दीर्घ संधि।
तो नदीश गिरीश विद्यालय भानुदय परीक्षा विद्यार्थी रामाधार में कौन सी संधि? दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि। ट्रिक बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा आ ई ऊ री, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और री। तो देखिए ये जो ट्रिक है वो 95% काम कर जाएगी, लगभग काम ही कर जाएगी। तो इसको अच्छे से याद रख लीजिए। ट्रिक बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा दीर्घ स्वर संधि में। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब होता है छोटा। चलिए आगे देखते हैं। अब इनका विच्छेद देख लेते हैं किस प्रकार होगा। देखिए नदीस में दीर्घ स्वर संधि है तो इसका हो जाएगा नदी धन ईस। गिरीश में दीर्घ स्वर संधि है, गिरी धन ईस। विच्छेद देखते रहिए किस तरह से हुआ है। विद्यालय विद्या धन आलय दीर्घ स्वर संधि है। भानुदय भानु धन उदय दीर्घ स्वर संधि है। देखिए यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है और जब संधि हो जाएगी तो बड़े ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। रामाधार राम धन आधार। विद्यार्थी में दीर्घ स्वर संधि है, विद्या धन अर्थी। तो यह कंप्लीट हो गई दीर्घ स्वर संधि। बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा बड़ा आ बड़ा ऊ बड़ी ई और री। चलिए इसके बाद आती है गुण संधि या गुण स्वर संधि। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है। गुण स्वर संधि में एक ही मात्रा का प्रयोग होगा, जैसे ए की मात्रा ओ की मात्रा, मतलब दो मात्रा की जगह जैसे ये दो मात्रा हो गई इसमें, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर एक ही मात्रा का प्रयोग होगा, या तो ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी। जैसे उदाहरण देखिए महेश एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ गुण संधि। महोदय एक ही मात्रा का प्रयोग, सूर्योदय एक ही मात्रा, सर्वोदय, परमेश्वर, रामेंद्र, वीरोदय और महर्षि। तो एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर कौन सी संधि? गुण संधि। अब चलिए इनके संधि विच्छेद देख लेते हैं। देखिए एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ गुण संधि में, तो महेश का हो जाएगा महाधन ईश, महोदय का महाधन उदय, सूर्योदय का सूर्यधन उदय, सर्वोदय का सर्वधन उदय, परमेश्वर का परम धन ईश्वर, रामेंद्र का रामधन इंद्र, वीरोदय का वीरधन उदय, मिलाकर हो गया वीरोदय। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम महर्षि। महर्षि में कौन सी संधि? गुण संधि। तो महाधन ऋषि हो गया महर्षि। तो देखिए ये कंप्लीट हो गई है गुण संधि। ट्रिक क्या है? एक ही मात्रा का प्रयोग होगा। इससे पहले कौन सी थी? दीर्घ संधि थी, उसमें क्या होगा? क्या था दीर्घ संधि में? देखिए बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा, छोट बड़ा आ छोट बड़ी ई बड़ा ऊ और री। और गुण संधि में एक ही मात्रा का प्रयोग होगा, ए या ए। और ये थे सारे के सारे एग्जाम्पल। महेश, महोदय, सूर्योदय, सर्वोदय, परमेश्वर, रामेंद्र, वीरोदय और एंड में महर्षि। चलिए अब तीसरे नंबर पर आती है, तीसरे पायदान पर आती है वृद्धि संधि। तो दीर्घ हो गई, गुण हो गई, अब तीसरे नंबर पर आती है वृद्धि संधि। क्रम भी याद कर लेना ताकि याद रहे। अब वृद्धि की ट्रिक क्या? देखिए वृद्धि का मतलब क्या होता है? अधिकता, किसी चीज़ में अधिकता होना, वृद्धि होना, उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाना। तो यहाँ पर मात्राओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात दो मात्राओं का प्रयोग होगा। जैसे ओ, तो देखिए अभी तक गुण संधि में एक ही मात्रा का प्रयोग हो रहा था, अब वृद्धि संधि में दो मात्रा का प्रयोग होगा। जैसे उसमें ये था ना, उसमें ये था, अब इसमें ये है। अब देखिए जैसे देखिए महोसद, देखिए दो मात्रा हो गई ना ओ की, सदैव दो मात्रा हो गई ना, एक एक दो मात्रा हो गई ना, दंतौस्त दो मात्रा हो गई, औषधि दो मात्रा का प्रयोग, औरत दो मात्रा का प्रयोग, औसतन दो मात्रा का प्रयोग, वृद्धि हो गई है मात्राओं की, औद्योगिक दो मात्राओं का प्रयोग। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी वृद्धि संधि। यहाँ पर मात्राओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात दो मात्राओं का प्रयोग होगा, दो मात्राओं का ओ। तो महोसद, सदैव, एक एक, दंतौष्ठ, औषधि, औरत, औसतन, औद्योगिक। तो समझ में आ गया होगा वृद्धि संधि को, क्योंकि दो मात्राओं का प्रयोग हो रहा है वृद्धि संधि में। चलिए अब देख लेते हैं इनके कुछ के संधि विच्छेद करके कैसे होते हैं। देखिए सदैव दो मात्राओं का प्रयोग, कौन सी संधि? वृद्धि संधि। तो सदाधन एव, सदैव का जो संधि विच्छेद होगा। महोसध, तो महाधन औषध, तो कौन सी संधि? वृद्धि संधि।
देखिए 3 संधियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब बात आती है यण संधि पर। तो संधि नंबर 4 कौन सी संधि? यण संधि। तो ट्रिक क्या है यण संधि की, ध्यान से समझना। देखिए शब्द में या, रा, वा से पहले आधे वर्ण का प्रयोग होगा। शब्द में या, रा, वा से पहले आधे वर्ण का प्रयोग होगा। आधे वर्ण का मतलब क्या? आधे अक्षर का प्रयोग होगा। जैसे समझिए, जैसे समझिए, देखिए अभ्यास, देखिए या से पहले आधे वर्ण का प्रयोग हो रहा है। अभ्यस्त, या से पहले आधे वर्ण का प्रयोग हो रहा है। अभियुक्त, या से पहले आधे वर्ण का प्रयोग। यद्यपि, स्वागत, वा से पहले आधे वर्ण का प्रयोग। यहाँ देखिए या, रा, वा, या, रा, वा, इन शब्दों से पहले आधे वर्ण का प्रयोग। देखिए प्रत्येक, या से पहले आधे वर्ण का प्रयोग। इत्यादि, मात्राज्ञा, देव्यार्पण, अव्यारण, आधे वर्ण का प्रयोग। अभ्यागत, अभ्यारोप। तो क्या है ट्रिक? शब्द में या, रा, वा से पहले आधे वर्ण का प्रयोग होगा। 98% काम करेगी ये ट्रिक। एग्जाम्पल देख लीजिए। अभ्यास, अभ्यस्त, अभियुक्त, यद्यपि, स्वागतम, प्रत्येक, इत्यादि, मात्राज्ञा, देव्यर्पण, अभ्यारण, अभ्यागत, अभ्यारोप। तो जिन शब्दों में भी या से पहले आधे वर्ण का प्रयोग हो, देखते ही उड़ा देना, यण संधि है, समय बचाना। नेक्स्ट इसके बाद आती है संधि नंबर 5। तो अयादि संधि या अयादि स्वर संधि। स्वर संधि का 5वां प्रकार या भेद। याद करने की ट्रिक। यदि ए, ओ के पश्चात कोई स्वर आए, तो देखिए स्वर नहीं है, यहाँ स्वर है, ये थोड़ी प्रिंटिंग त्रुटि हो गई है। स्वर आए तो ए का आय, ए का आय, ओ का अव तथा ओ का आव हो जाता है। फिर से बता देता हूँ। अयादि संधि में यदि ए, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ के पश्चात कोई स्वर आए तो ए का, इस ए का आय हो जाता है, बड़े ए का आय हो जाता है, और ओ का आव हो जाता है, और ओ का आव हो जाता है। किस तरह से समझते हैं, देखिए ट्रिक क्या कहती है। संधि होने के बाद शब्दों में ए, ओ की मात्रा दिखाई नहीं देती तथा अधिकतर शब्द 3 वर्ण का होता है। यह अधिकतर शब्द जो बना शब्द है वो 3 वर्ण का बनता है। कैसे? जैसे नयन, शयन, गायन, नायिका, पावक, पवित्र, भवन, भावुक, नाविक। तो देखिए कौन सी संधि चल रही है, ये चल रही है अयादि संधि। और अयादि संधि की ट्रिक क्या है? अधिकतर जो नया शब्द बनेगा वो 3 वर्ण का बनेगा। देखिए 3 वर्ण, गायक, शयन, नयन, भवन, भावुक, नाविक, पवित्र, और पावक, नायिका। और संधि होने के बाद ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ओ की मात्रा दिखाई नहीं देती। देखिए कहीं दिखाई दे रही है इन एग्जाम्पल में मात्राएं? ना नयन में, ना शयन में, ना गायिका, ना नायिका में ए की मात्रा, ना ओ की मात्रा, ना पावक में, ना पवित्र में, ना भवन में, ना भावुक में, ना नाविक में। ये 3 मात्राएं दिखाई नहीं दे रही। और अधिकतर शब्द 3 वर्ण का बना नया। चलिए इनका अब संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। नयन में अयादि संधि, नेधन अन। शयन अयादि संधि, सेधन अन। गायक अयादि संधि, गेधन अक। भवन अयादि संधि, भोधन अन। देखिए भवन का हो गया भोधन अन। नाविक अयादि संधि, नोधन इक। नायिका अयादि संधि, नोधन इका। नेक्स्ट भावुक अयादि संधि, भोधन उक। भावुक, भोधन उक। पावक अयादि संधि, पोधन अक। तो देखिए जो संधि विच्छेद किस तरह से हुआ, इनको भी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट देखिए संधि का आता है दूसरा भेद या दूसरा प्रकार, व्यंजन संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार कवर करा दिए। इसके बाद है व्यंजन संधि।
और इसके बाद जो बची लास्ट वो है विसर्ग संधि। अब देखिए व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलन को व्यंजन संधि कहते हैं। ये देखिए संधि है, तो क्या हो गया व्यंजन संधि का परिभाषा, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलन को व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसका नियम नंबर 1 पढ़ते हैं। नियम नंबर 1 क्या है इसके व्यंजन संधि का। देखिए ता के बाद अगर चा और छा आएगा, ता के बाद अगर चा और छा आएगा तो उसके बाद विच्छेद होने पर जो ता है वो चा हो जाता है। फिर से बता देता हूँ, ता के बाद चा छा होने पर ता, इस ता का चा हो जाता है। कैसे, चलिए समझाता हूँ। देखिए उत धन चारण तो बन जाएगा इसका उच्चारण, तो उच्चारण में कौन सी संधि, विसर्ग संधि। सत धन चरित्र तो बना सचरित्र। उत धन छिन्न तो उच्छिन्न। देखिए ता का क्या हो गया, चा हो गया, तो समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। तो देखिए उच्चारण, सचित्र और उच्छिन्न, इनमें कौन सी संधि, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का नियम नंबर 2 पढ़ते हैं। देखिए ता के बाद जा आने पर ता का, इस ता का जा हो जाता है। ता के बाद अगर जा आएगा तो ता का जा हो जाता है। कैसे, सत धन जन तो क्या हो गया सज्जन। देखिए हो गया ना ता का जा, सत धन जन सज्जन। देखिए जितने नियम हैं आपको एक बार पढ़ लीजिए, इनको थोड़े बोरिंग लगेंगे लेकिन फिर बाद में पूरा अपने आप आ जाएंगे, और उसके बाद फिर आप इन एग्जाम्पल को ही देख के बता दोगे कि इनमें कौन सी संधि है, इनमें व्यंजन संधि है। चलिए नियम नंबर 3 पढ़ते हैं। देखिए ता के बाद ला आने पर ता का ला हो जाता है। ता के बाद अगर ला आएगा तो ता का ला हो जाता है। कैसे, उत धन लेख तो उत्लेख तो होगा नहीं, उल्लेख हो जाएगा। उत धन लास तो क्या हो जाएगा उल्लास। समझ में आ रहा होगा। नियम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है, ता के बाद ना आए अथवा माँ, ता के बाद ना आए या माँ आए तो ता का ना हो जाता है। यानी देखिए ता के बाद अगर ये देखिए तत्, ता के बाद माँ आ रहा है और ना आ रहा है तो दोनों का क्या हो जाएगा ना हो जाएगा। कैसे, देखिए तत् धन में तो तन में, जगत धननाथ तो जगन्नाथ, दोनों का क्या हो गया ना हो गया, क्योंकि तन में जगन्नाथ। नेक्स्ट नियम नंबर 5, ता के बाद शा आने पर ता का चा तथा शा का छा हो जाता है। कैसे, उत धन श्रृंखल तो क्या हो गया उच्छृंखल। उत धन श्वास तो उच्छ्वास। फिर से बता देता हूँ, नियम नंबर 5 क्या था, ता के बाद शा आने पर ता का चा हो जाता है तथा शा का छा हो जाता है। जैसे उत धन श्रृंखल तो उच्छृंखल, उत धन श्वास तो उच्छ्वास। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नियम नंबर 6 देखते हैं। ता के बाद हा आने पर ता का दा तथा हा का धा हो जाता है। कैसे, उत धन हत तो उद्दत, हा का धा हो जाता है, हा का धा हो जाता है तो क्या हो गया उत धन हत तो उद्दत। अंतिम नियम देखते हैं, नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 क्या कहता है, क च ट त प क्रमशः ग ज ड द ब में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे व्यंजन संधि चल रही है, देखिए सारे के सारे व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हैं। तो बाक धन दान बराबर बागदान, दिग धन अंत बराबर दिग्दंत, अच धन अंत बराबर अजंत, सट धन आनन बराबर सडानन, जगत धन बंधु बराबर जगत बंधु, ये जुड़ा हुआ है। जयत धन रथ बराबर जयद्रथ। देखिए जयत धन रथ बराबर हो गया जयद्रथ। उत धन गार बराबर हो गया उद्गार, ये भी यहाँ जुड़ा हुआ है। तो देखिए किस तरह से हुआ ये,
का च ट त प क्रमशः परिवर्तित हो गए ग ज ड द ब में, जिनके एग्जाम्पल हैं नीचे। ये देखिए क च ट त त परिवर्तित हो गए हैं क्रमशः इनमें ग ज ड द और ब में। ये ग ज ड और द और ब में। चलिए समझ में आ गया होगा, फिर से बता देता हूँ। बागदान, व्यंजन संधि, दिग्दंत, अजंत, सडानन, जगत बंधु, जयद्रथ और उद्गार में कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अंतिम आती है विसर्ग संधि। तो विसर्ग क्या होते हैं? ये होते हैं विसर्ग। तो देखिए अब जिनमें दिख जाए विसर्ग उनमें तो सीधे मार दो कि विसर्ग संधि। तो क्या है विसर्ग संधि की परिभाषा? विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलन को विसर्ग संधि कहते हैं। क्या? विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलन को विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि। उदाहरण जैसे निसंदेह, दुख, अंतकरण, अंतपुर। अब इनमें देखिए साम ही दिख रहा होगा आपको। निसंदेह में विसर्ग संधि, दुख में विसर्ग संधि, अंतकरण में विसर्ग संधि, अंतपुर में विसर्ग संधि। अब इसके भी देखिए कुछ नियम है, उन्हें पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो देखिए विसर्ग लगा है इसलिए आपको पहचान होगी विसर्ग संधि है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें विसर्ग ही नहीं होगा, तब कैसे पहचानेंगे? देखिए नियम नंबर 1 क्या कहता है? विसर्ग के बाद टा ठा आने पर विसर्ग का शा हो जाता है। कैसे? देखिए धनुष, ये विसर्ग है ना, धनु के आगे धन टंकार। धनु के बाद देखिए क्या बोल रहा है ऊपर, विसर्ग के बाद टा आ रहा है, ठा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? शा हो जाएगा। जैसे धनु, विसर्ग के बाद टा आ गया, देखिए यहाँ पर टा आ गया, तो संधि विच्छेद क्या हो गया? धनुष्टकार। देखिए सा हो गया ना, ये सा, धनुष्टकार। अगला नियम, विसर्ग के बाद यदि ता आए, था आए तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे देखिए विसर्ग के बाद ता आ रहा है तो क्या हो जाएगा? शा हो जाएगा, यानी नमस्ते। अतः धन तल बराबर अंत स्थल, सा हो गया, यहाँ पे भी सा हो गया। फिर से बता देता हूँ, विसर्ग के बाद यदि ता आएगा, था आए तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे देखिए विसर्ग के बाद ता आ रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? नमस्ते, सा हो जाएगा, यहाँ सा, यहाँ सा। नेक्स्ट नियम नंबर 3, विसर्ग के बाद शा 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 आने पर विसर्ग का क्रमशः शा 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 हो जाता है, अर्थात विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है। जैसे निधन संदेह बराबर निसंदेह, मतलब सेम का सेम रह गया, अथवा इसको इस तरह से ही बना सकते हैं, निसंदेह। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, निधन शब्द बराबर निशब्द, इस तरह से। अगला नियम, नियम नंबर 4 विसर्ग संधि का, विसर्ग के बाद चा छा आए, चा और छा आए तो विसर्ग का शा हो जाता है। देखिए विसर्ग हैं, विसर्ग के बाद चा आ रहा है और छा आ रहा है, तो इनका क्या हो जाएगा? विसर्ग का शा हो जाता है। देखिए शा हो गया ना, शा शा, मतलब निधन चे बराबर निश्चय, ये निश्चय है, ये निश्चय है, ये वाला निश्चय देखिए, ये वाला निश्चय है, ये निश्चय। और निधन चेष्ट बराबर निश्चेष्ट, निधन छल बराबर निश्चल। नेक्स्ट नियम नंबर 5, विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा आए तो विसर्ग ही रह जाता है या विसर्ग का सा हो जाता है। तो ध्यान देना इस बात पर, विसर्ग के बाद यदि का आएगा, खा आएगा, पा आएगा, फा आएगा तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा या विसर्ग का शा हो जाएगा। समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए विसर्ग हैं, विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा ये सब एक ही हैं, आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है? शा हो जाता है, ये शा हो जाता है, या फिर विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल अंत्य धन करण बराबर अंत्यकरण, देखिए विसर्ग का विसर्ग रह गया। दूधन खा बराबर दुख, विसर्ग का विसर्ग रह गया। अंत धन पुर बराबर अंतपुर, विसर्ग का विसर्ग रह गया। निधन फल बराबर निष्फल, देखिए यहाँ सा आ गया। देखिए जो सा है ये छोटा सा है ऐसे वाला,
यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये हो गया निष्फल। तो दू धन कर्म बराबर दुष्कर्म, देखिए यहाँ सा आ गया, विसर्ग का विसर्ग नहीं रहा, आधा सा आ गया। नी धन पाप बराबर निष्पाप। तो देखिए अब आप इन्हें समझ लेंगे, देखते ही उड़ा देंगे कि इसमें कौन सी संधि है। इसमें विसर्ग संधि है, क्योंकि का खा पा फा आए तो विसर्ग का या तो विसर्ग ही रह जाएगा या विसर्ग का सा हो जाएगा, जैसे इन एग्जाम्पल में हो गया है। अंतकरण, दुख, अंतपुर, निष्फल, दुष्कर्म और निष्पाप। नेक्स्ट नियम नंबर 6 विसर्ग संधि का क्या कहता है। यदि विसर्ग के बाद कोई मृदु व्यंजन आए, मृदु व्यंजन क्या होते हैं, गा, घा, ण, जा, झा, या, डा, ढा, ण, दा, धा, न, ब, भ, म, या, र, ल, वा और हा हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। या यदि स्वर के बाद में होता है तो रा स्वर में मिल जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे दुर्दशा, दुर्बल, दुराक्रमण, दुर्लभ, निर्भय और निरादर। तो क्या हैं ये, दुर्दशा, दुर्बल, दुराकरण, दुर्लभ, निर्भय और निरादर। कौन सी संधि है इनमें, व्यंजन संधि है। फॉर एग्जांपल देखिए, विसर्ग संधि है। देखिए दूधन दशा, तो क्या हो गया, दुर्दशा। कहा था नहीं वो, ऊपर नियम पढ़िए, दोबारा नियम पे जाइए। देखिए मृदु व्यंजन, ये हैं मृदु व्यंजन। इन मृदु व्यंजन के बाद, विसर्ग के बाद मतलब ये इनमें से कोई भी मृदु व्यंजन दिखाई दिया आपको तो विसर्ग का रा हो जाएगा, जैसे नीचे हुआ है। ये है ना, देखिए मृदु व्यंजन दा, बा, आ, ला, भा, आ। मतलब दूधन दशा बराबर दुर्दशा, दूधन बल बराबर दुर्बल, दूधन आक्रमण बराबर दुराक्रमण, दूधन लव बराबर दुर्लभ, निधन भय बराबर निर्भय, निधन आदर बराबर निरादर। देखिए 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको संधि विच्छेद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन शब्दों को देखकर ही बता दोगे आप कि इसमें विसर्ग संधि है। किसमें, दुर्दशा में, दुर्बल, दुराक्रमण, दुर्लभ, निर्भय और निरादर में विसर्ग संधि है। चलिए अंतिम नियम की तरफ बढ़ते हैं विसर्ग संधि के। नियम नंबर 7, यदि विसर्ग से पूर्व, देखिए ध्यान दीजिए, विसर्ग से पूर्व ई हो तो तथा बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप होकर छोटी ई का बड़ी ई हो जाता है। कैसे, देखिए नी रोग, नी में देखिए छोटी ई की लग रहा है ना उच्चारण में, नी रोग, और बाद में नी में छोटी ई हो, बाद में रा हो तो क्या हो जाता है, छोटी बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है। जैसे निरोग का संधि विच्छेद होने के बाद, निरोग का संधि बनने के बाद निरोग हो जाएगा। देखिए छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में परिवर्तित हो गई, और निरुजता बराबर निरुजता हो गया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। निरोग, निरुजता में कौन सी संधि, विसर्ग संधि, क्योंकि पूर्व में अगर ई होगा तो बाद में रा हो, पूर्व में ई हो बाद में रा हो, तो जो छोटी ई है बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है। जैसे निधन रोग बराबर निरोग, निधन रुजता बराबर निरुजता। तो देखिए सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट यहाँ संधियाँ थी मैंने कवर करा दी हैं। वीडियो को 1-2 बार प्रारंभ से अंत तक पूरा देख लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना। चलिए अब लगाते हैं एक इससे संबंधित इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट कि आपने कितने अच्छे से समझा है नहीं समझा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, इसके जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। देखिए पहला प्रश्न है, निसंदेह में कौन सी संधि है। देखिए सबको आसान लग रहा होगा, निसंदेह में कौन सी संधि है, सामने दिख रहा है इसकी ट्रिक। बताइए कौन सी संधि है, गुण, दीर्घ, अयादि या विसर्ग। तो निसंदेह में जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी, सबको दिख रहा होगा, विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, अब देखिए नायिका, नायिका में देखिए कौन सी संधि है, नायिका, क्या वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही, यण है, नहीं है, अयादि संधि। देखिए नायिका में अयादि संधि है, तो क्या होगी इसकी, नेधन इका। नायिका में कौन सी संधि, अयादि संधि। क्या ट्रिक थी नायिका में, बताइए क्या ट्रिक थी नायिका में, अयादि संधि की क्या ट्रिक थी, अयादि संधि की ट्रिक बताइए। चलिए क्या थी अयादि संधि की ट्रिक, देखिए
एक बार याद दिलवा देता हूँ अच्छे से ताकि भूल नहीं जाएं। अयाधी संधि, ये देखिए आया ना अयाधी संधि, ये देखिए अयाधी संधि क्या थी? अधिकतर वर्ण 3 वर्ण का होगा, अधिकतर शब्द जो होगा 3 वर्ण का होगा। जैसे नायिका, नयन, शयन, गयन, गायक, पावक, पवित्र, भवन, भावुक और नाविक में कौन सी संधि? अयाधी संधि। और ए, ओ और ओ की मात्रा दिखाई नहीं देती तो अयाधी संधि। चलिए नायिका में कौन सी संधि हो गई? तो अयाधी संधि हो गई। नेक्स्ट, सदैव में बताइए कौन सी संधि है? सदैव, देखिए क्या ट्रिक थी, मात्राओं की संख्या में वृद्धि होगी, एक की जगह 2 मात्राएं, सदैव, तथैव, महोसद, कौन सी संधि? वृद्धि संधि। नेक्स्ट देखिए फिर से आया महोसद, महोसद में बताइए कौन सी संधि? तो वृद्धि संधि महोसद में, क्योंकि 2 मात्राओं का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट, निश्चल, निश्चल में बताइए कौन सी संधि है? ये निश्चल इस तरह से लिखा हुआ है, निश्चल। निश्चल क्या होगा संधि विच्छेद इसका? निश्चल का संधि विच्छेद निधन चल, निश्चल। तो कौन सी संधि निश्चल में? विसर्ग संधि। नेक्स्ट, दुष्कर्म, दुष्कर्म में बताइए कौन सी संधि? क्या अयाधी है, विसर्ग है, वृद्धि है? इनमें से कोई नहीं, बताइए दुष्कर्म। दूधन कर्म, क्या हो गया? विसर्ग के बाद का आता है तो क्या हो जाता है? रा हो जाता है, तो शा हो जाता है, दुष्कर्म। तो क्या हो गया दुष्कर्म में? कौन सी संधि? दुष्कर्म में विसर्ग संधि। नेक्स्ट, तथैव, 2 मात्राओं की वृद्धि हो रही है, कौन सी संधि? वृद्धि संधि। नेक्स्ट है निसंदेह, सबको पता चल रहा होगा, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। नेक्स्ट है दुर्दशा, बताइए दुर्दशा में कौन सी संधि है? देखिए वृद्धि संधि तो है नहीं दुर्दशा में, क्या यण संधि है या विसर्ग संधि है? इनमें से कोई नहीं, बताइए दुर्दशा में कौन सी संधि है? तो दुर्दशा में जो संधि है वो है विसर्ग संधि। दुर्दशा में दूधन दशा बराबर दुर्दशा, विसर्ग संधि। नेक्स्ट है महोदय, तो महोदय का क्या बनेगा? महाधन उदय, कौन सी संधि है महोदय में? देखिए विसर्ग तो है नहीं और ना ही वृद्धि हो रही है, तो कौन सी संधि? गुण संधि महोदय में। नेक्स्ट है महर्षि, महर्षि में बताइए कौन सी संधि है? विसर्ग नहीं है, वृद्धि भी नहीं हो रही, इनमें से कोई नहीं, तो गुण संधि है। महर्षि में कौन सी संधि? गुण संधि। नेक्स्ट, अब देखिए नदीश भानुदय में कौन सी संधि है? नदीश भानुदय में बताइए। देखिए जो मात्रा है वो कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा किस में होगी? और 2 मात्रा वृद्धि में, तो बड़ी ई की मात्रा दीर्घ, बड़ा, दीर्घ संधि। वृद्धि नहीं, विसर्ग नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो नदीश और भानुदय में कौन सी संधि? दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट देखिए अभ्यास, अभ्यस्त, अभियुक्त, यद्यपि, स्वागतम में कौन सी संधि है? क्या ट्रिक बताई थी? या रा वा के बाद, या रा वा से पहले यदि कोई आधा वर्ण आता है, कौन सी संधि होती है? आधा वर्ण आता है तो बताइए। वृद्धि नहीं है, गुण नहीं है, व्यंजन है या यण है? बताइए कौन सी संधि है? या रा वा से पहले अगर आधा वर्ण आएगा तो कौन सी संधि? बताइए कौन सी संधि? या रा वा से पहले आधा शब्द आता है तो? हाँ ये देखिए नीचे इसकी वो है आंसर की, उसमें पहचान लेना, यण संधि। तो अभ्यास, अभ्यस्त, अभियुक्त, यद्यपि, स्वागतम में कौन सी संधि? या रा वा से पहले अगर आधा वर्ण आता है तो यण संधि। तो देखिए ये हैं इसकी जितने भी हमने टेस्ट लगाया उनकी आंसर की, पीडीएफ में आपको एक बार लगाना और नीचे से इनको आंसर मिला लेना किसके कितने सही हैं। तो चलिए वीडियो यहीं एंड होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थी सारे के सारे संधि, यण संधि। तो देखिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो
काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं सब कवर कराने वाला हूँ। इस टॉपिक को मिलाकर टोटल 5 टॉपिक कवर हो गए हैं, सबके सब इम्पोर्टेंट हैं और पीडीएफ के साथ इंक्लूड हैं, अच्छे से पढ़ लेना। बाकी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में इनको शेयर कर देना ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इनका लाभ उठा सकें। और जिन परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये संधि। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।